हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब परिवार द स्पेशल फील्ड में। आप सभी लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगातार सॉल्व कराया जा रहा है और आप लोग आज भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा पेपर आज सॉल्व करेंगे। वैसे तो ये आईडीडी का पेपर है, आईडीडी के 4th सेमेस्टर का पेपर है। 4th सेमेस्टर का पहला थ्योरी पेपर ये पड़ जाएगा आपका, यानी कि पेपर नंबर 11 जो है आपका फैमिली एंड कम्युनिटी। और ये कॉमन कोर्स भी है, यानी कि HI, VI और IDD ये तीनों में पढ़ा जाने वाला पेपर है, तो ये कॉमन कोर्स कहा जाता है। तो आज हम इसी के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सब्जेक्ट आप लोग जान ही गए हैं, फैमिली एंड कम्युनिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका जो पार्ट आता है वो आपका ए आता है, पार्ट ए। इसमें आपके कुछ फुल फॉर्म वगैरह पूछे जाते हैं। अगर IDD से संबंधित है तो फुल फॉर्म पूछे जाएंगे। यदि आपके HI से संबंधित है तो आपके ट्रू फॉल्स के साथ साथ आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। यदि आपका VI ट्रेड का है तो VI ट्रेड में आपके ओनली ऑप्शन क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। उसमें आपका फुल फॉर्म भी हो सकता है, इसके साथ साथ आपका ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, या फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है। तो उसमें सभी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं VI ट्रेड में। वैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं IDD ट्रेड का। तो IDD ट्रेड में आपके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो यहाँ कुछ फुल फॉर्म आप देख सकते हैं। पहला है आपका ECCE, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। दूसरा है आपका IFSP, इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान। नेक्स्ट है आपका MSJ&E, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट है आपका RPWD, राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। मैं आपको यहाँ यह भी बता दूं कि RPWD के अंतर्गत आपके 21 प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल होती हैं। अगर हम इसी में R को हटा दें तो PWD एक्ट के अनुसार 7 प्रकार की दिव्यांगताएं होती हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, VI के बच्चे ज़रूर ध्यान दें। आगे हम बात करेंगे NHFDC, नेशनल हैंडीकैप्ड केस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये आपका जितना भी फुल फॉर्म था उसको डिफाइन किया गया। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर आप दोबारा इसको रिवीजन कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे पार्ट बी की। पार्ट बी में क्या पूछा गया है? पहला प्रश्न है आपका कि परिवार के प्रकार क्या हैं। तो परिवार के प्रकार में 5 प्रकार आते हैं आपके। आपका है पहला प्रकार कि सत्ता के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है स्थान के आधार पर परिवार, विवाह के आधार पर परिवार और सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार के 5 प्रकार माने गए हैं। तो ये सभी आपके परिवार के प्रकार में शामिल होते हैं। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बाद में रिवीजन करने से समझ में आ जाएं। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि परिवार सशक्तिकरण क्या है। परिवार सशक्तिकरण क्या है? तो परिवारों को सशक्त बनाने में परिवारों में सुरक्षात्मक कारकों या सकारात्मक गुणों को मजबूत करने के लिए समुदाय आधारित जो रोकथाम सेवाएं हैं प्रदान किया जाता है। यानी कि सेवाएं कौशल, व्यक्तिगत विशेषताओं, ज्ञान,
रिश्तों और व्यक्तियों और परिवारों को स्कूल, काम और जीवन में अनुभव की गई चुनौतियों और कठिनाइयों से निपटने में मदद करने के अवसर विकसित करती है। यानी कि परिवार को सशक्तिकरण कैसे किया जाता है, परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं उनको ज्ञान के आधार पर एक दूसरे का संबंध बताकर, एक दूसरे से उनका रिश्ता किस प्रकार से है, ये सभी चीज़ों का ज्ञान करा के या उनके सामने कुछ ऐसे चुनौतीपूर्ण समस्याएं रखें जिसको वो समाधान करने में अपने माइंड का प्रयोग करें या फिर उसमें कुछ अपने भी तर्क प्रस्तुत करें। तो ये सारी चीज़ें जब उनके अंदर विकसित हो जाती हैं तो ही परिवार सशक्त बन पाता है। आगे बात करें कि पालन पोषण और लगाव के माध्यम से भी परिवार सशक्त बनता है। बाल विकास का ज्ञान करना, माता पिता का लचीलापन होना, सामाजिक संपर्क और माता पिता के लिए सहायता करना, परिवारों को सशक्त बनाने के लिए प्रभावी रणनीतियाँ बनाते रहना। तो ये सारे चीज़ जब शामिल किए जाते हैं तभी परिवार को सशक्त बनाया जा सकता है। अब हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि समुदाय क्या है। समुदाय क्या है? तो समुदाय व्यक्तियों का वह समूह होता है जिनमें उनका सामान्य जीवन व्यतीत हो रहा होता है। समुदाय के निर्माण के लिए भूभाग तथा इसमें रहने वाले व्यक्तियों में सामुदायिक भावना होना अनिवार्य होता है। ऐसा नहीं है कि समुदाय में अगर आप रह रहे हैं तो अलगाव का जो भाव है आपके अंदर वो पनपे, वो ना पनपे, आपके अंदर सामुदायिक भावना पनपे। अगर सामुदायिक भावना है तभी आप एक समुदाय में खुशहाल जीवन जी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि IFSP, क्वेश्चन नंबर 4 IFSP के बारे में पूछा गया है कि IFSP क्या है। तो यह एक प्रक्रिया ऐसी होती है जिसमें दस्तावेज और प्रक्रिया दोनों शामिल होती है। यानी कि एक प्रक्रिया के साथ साथ दस्तावेज दोनों चीज़ें इसमें शामिल होते हैं, जिसका उद्देश्य एक समुदाय में परिवारों और पेशेवरों की उनके संयुक्त प्रयासों में जन्म से लेकर 3 साल की उम्र तक एक छोटे बच्चे की विकास संबंधी जो उनकी ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने में ये मदद करता है। बच्चे के पहले IFSP को विकसित करने के लिए एक बैठक में प्रतिभाग करना चाहिए, जिसके लिए बच्चे के माता पिता या अभिभावक उसमें शामिल हों। माता पिता के अनुरोध के अनुसार परिवार के अन्य सदस्य यदि संभव हो तो उनको भी उसमें शामिल करना चाहिए। इसके साथ साथ IFSP को लागू करने के लिए एक जिम्मेदार होने के लिए सिस्टम द्वारा इसमें नामित सेवा समन्वयक भी होना चाहिए और एक वकील या परिवार के बाहर का जो व्यक्ति है, यदि माता पिता अनुरोध करते हैं कि व्यक्ति भाग लेता है तो वह उसको भी इसमें शामिल होना चाहिए। वे व्यक्ति जो इस भाग के तहत बच्चे को शीघ्र हस्तक्षेप प्रदान करेंगे या परिवार, ये जैसा भी उपयुक्त हो कि वो परिवार का व्यक्ति हो या फिर वो व्यक्ति हो जो इस चीज़ को शीघ्र हस्तक्षेप में ला सके, उसको शामिल होना चाहिए, उसको ये सेवाएं प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि परिवार की 2 विशेषताएं बताइए। तो 2 विशेषताएं क्या है कि नंबर 1 इसमें सार्वभौमिकता आएगा। सार्वभौमिकता क्या है कि परिवार नाम की जो संस्था होती है वो सार्वभौमिक होती है। यह समिति के रूप में प्रत्येक सामाजिक संगठन में पाई जाती है। यह संस्था प्रत्येक समाज, चाहे वह किसी भी सामाजिक विकास की अवस्था में हो, वहाँ पर ये सभी पाई जाती हैं। प्रत्येक मनुष्य
परिवार का ही सदस्य होता है और उसे भविष्य में भी वहीं रहना पड़ता है, यानी कि अपने घर के सदस्यों के साथ ही रहना पड़ता है। तो परिवार संगठन केवल मनुष्य में ही नहीं अपितु आप पशुओं में भी देख सकते हैं या फिर जातियों में भी पाया जाता है, जैसे कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सभी एक जाति के समूह में भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से भी परिवार में सार्वभौमिकता आती है। दूसरा आपका हो जाएगा कि सामाजिक ढांचे, केंद्रीय स्थिति। तो परिवार सामाजिक ढांचे में केंद्रीय स्थिति में होता है। यह सामाजिक संगठन की प्रमुख इकाई होती है। संपूर्ण जो सामाजिक ढांचा परिवार पर आधारित है, परिवार से अन्य सामाजिक संगठनों का भी इससे विकास होता रहता है। तो परिवार के आप दो विशेषताएं देख सकते हैं, कौन कौन से है, एक है सार्वभौमिकता, एक है सामाजिक ढांचे, केंद्रीय स्थिति। नेक्स्ट हम पार्ट सी पे चलते हैं। पार्ट सी हमारा क्या है? पार्ट सी में पूछा गया है प्रश्न नंबर 1 कि अभिभावक पर अक्षमता का होने वाला प्रभाव क्या है। तो अभिभावक पर अक्षमता का होने वाला प्रभाव क्या रहेगा कि परिवार के लिए एक विकलांग परिवार के सदस्य की देखभाल करने से तनाव बढ़ सकता है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, उचित और सस्ती बाल देखभाल प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है और काम, शिक्षा, प्रशिक्षण, अतिरिक्त बच्चे पैदा करने और निर्भर रहने के बारे में निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। यानी कि अभिभावक का होना बहुत ज़रूरी है, उसी के माध्यम से एक परिवार अच्छे से चल पाता है। देखभाल और सहायता प्रदान करने के दिन प्रतिदिन के तनाव के कारण परिवार के सदस्यों की जो शारीरिक और भावात्मक ऊर्जा पर भी बोझ पड़ता है और थकान होती है, यह भी कहीं ना कहीं अभिभावक पर ही ये सारे प्रभाव पड़ते हैं। आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की कि समावेशी शिक्षा में समुदाय की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो समावेशी शिक्षा में एक समावेशी शिक्षा को एक वास्तविकता बनाने के लिए सिस्टम में कई टुकड़े करने होंगे। यह सच है कि भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण निधि प्रदान किया है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें हितधारकों को उपयुक्त रूप से तैयार करने और शामिल करने की आवश्यकता होती है। कुछ हितधारकों में हमारे जो नियमित शिक्षक हैं और विशेष संसाधन शिक्षक, स्कूल प्रशासक, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए माता पिता और उनके साथियों के माता पिता, जिनकी विशेष आवश्यकता नहीं हो सकती है, यह भी है, स्वयं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे इसमें स्वयं भी शामिल होते हैं। यानी किन किन की भूमिका इसमें होती है? इसमें आपके जो नियमित शिक्षक यानी कि रेगुलर जो आपके शिक्षक कॉलेज में पढ़ाते हैं, सरकारी टीचर, प्राइमरी टीचर, या फिर इनके साथ साथ जो विशेष संसाधन के रूप में खेल शिक्षक मौजूद होते हैं, उनकी आवश्यकता भी होती है। स्कूल प्रशासक की भी होती है और जो विशेष आवश्यकता वाले माता पिता यानी कि अभिभावक होते हैं वह भी इसमें शामिल होते हैं, उनके साथी भी शामिल होते हैं, उनके पास पड़ोस वाले भी शामिल होते हैं। लेकिन जो ये विशेष आवश्यकता वाले माता पिता या अभिभावक या फिर पास पड़ोस हैं या साथी हैं, इनका बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है इस क्षेत्र में, लेकिन विशेष आवश्यकता वाले जो टीचर होते हैं उनकी आवश्यकता ज़्यादा होती है। और इनके साथ साथ कहीं ना कहीं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भी आवश्यकता होती है, उनके माता पिता या साथियों को छोड़ के। 2006 में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन ने दुनिया भर में समुदायों के भीतर एक विकलांग व्यक्तियों को उनके पूर्ण समावेशित और भागीदारी को अधिकार की सुविधाजनक बनाने के लिए देशों की आवश्यकता की घोषणा की। तो इसमें कई देश ऐसे हैं जो 2006 में विकलांग व्यक्तियों के लिए आगे बढ़ चढ़कर भाग लिए थे। ये समुदाय की जिम्मेदारी है कि
व समुदाय के अंदर और बाहर विकलांग व्यक्तियों के लिए काम करने वाली जो एजेंसियां हैं उनके साथ अपना नेटवर्क बनाए रहे और अन्य संगठनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखकर समुदाय अपनी ज्ञान, सुविधाओं और विशेषज्ञताओं को साझा कर सकता है। आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि IEP में परिवार की भूमिका क्या होती है। तो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रमों यानी कि IEP इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म है। तो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रमों IEP से परिचित होना काफ़ी निराशाजनक हो सकता है और कभी कभी इसमें शामिल विभिन्न चरणों और भी कठिन हो सकते हैं। जो भी चरण होते हैं या जो समस्याएं आ सकती हैं वो कठिन हो जाते हैं क्योंकि कागजी कार्रवाई और बैठकों में अपरिचित भाषा, अपरिवर्तित शब्द और लक्ष्य निर्धारण उपाय इसमें शामिल होते हैं। ये परिवार की इसमें भूमिका हो सकती है, यानी कि अगर परिवार को शामिल करते हैं तो परिवार क्या सोचता है कि ये हमारे लिए अच्छे नहीं है या हमारे लिए अच्छा नहीं है ये चीज़, तो उसमें कभी कभी अभद्र भाषा का भी प्रयोग कर देते हैं। फिर माता पिता की क्या भूमिका हो सकती है इसमें। IEP जो प्रक्रिया होती है इसमें माता पिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वे छात्र को एक व्यक्ति के रूप में समझने में विशेषज्ञ होते हैं, यानी कि वे अपने बालक के बारे में अच्छे से समझते हैं और जो कक्षा में या कागज़ पर कैसे दिखाई देते हैं उससे अलग होता है। क्योंकि आप अगर उन बच्चों को एनालिसिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप उन बच्चों को उतना अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाएंगे जितना उनके माता पिता एनालिसिस कर सकते हैं। तो माता पिता न केवल अपने बच्चे का समर्थन करने के लिए बल्कि टीम के सदस्य की भी इसमें समर्थन करने के लिए वे तत्पर रहते हैं। जो बच्चे को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं उनकी ये पूर्ण मदद करते हैं। आगे हम बात करेंगे कि IEP प्रक्रिया के दौरान माता पिता की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो IEP जो प्रक्रिया है या व्यक्तिगत कार्यक्रम के बारे में छात्रों के साथ खुले तौर पर संवाद करना चाहिए, खुले तौर पर उनसे बातचीत करनी चाहिए और IEP टीम के साथ एकजुट होकर उनके समर्थन में उतरना चाहिए, यानी कि उनका समर्थन करना चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा कि छात्रों के व्यवहार, कमजोरियों, ताकत और रुचियों के बारे में जानकारी प्रदान करना ताकि टीम के जो सदस्य हैं उन क्षेत्रों से अवगत हों जिनसे वह अपरिचित हैं, यानी कि जो क्षेत्र नहीं जान रहे हैं उस क्षेत्र के बारे में उनकी ये भूमिका होती है कि वे उस क्षेत्र के बारे में भली भांति उनको परिचित कराते हैं। फिर छात्रों के स्व-विनिमय कौशल के बारे में वे विवरण को पूरा बताते हैं, यानी पूरा व्याख्यान विधि के माध्यम से उनको सारी चीज़ें बताते हैं उनके बारे में, जैसे कार्य क्या करते हैं और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छात्रों को किसी भी सहायता या संशोधन की आवश्यकता हो सकती है या किसी भी सहायता की छात्र को अगर स्कूल के बाद भी आवश्यकता है तो उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो विशेषज्ञ होते हैं वो वहाँ पर पहुँचे, इसकी भी सलाह माता पिता ही देते हैं। आगे बात करेंगे कि IEP योजना संवाद और निर्णय लेने की सभी क्षेत्रों में एक प्रतिबद्ध समान भागीदार को बनाए रखती है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन IEP के बारे में पूछा गया था ये समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी क्या है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी क्या है। तो शिक्षण मानकों का निर्धारण, भर्ती, शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षक का वेतन, सेवा की स्थिति, पदोन्नति और अनुशासन ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो हमेशा बहस के दायरे में आते रहते हैं। जैसे कि कोई शिक्षक है, अगर उसकी सैलरी बढ़नी है या फिर बढ़वानी है तो वो प्राइवेट स्कूलों में क्या करता है, पहले तो वहाँ पे वो बातचीत करेगा कि हमारी सैलरी बढ़ा दें, बाद में वो फिर झगड़े पे भी उतर आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बहस। आगे बात करेंगे कि शिक्षक के चयन में समुदाय की जो भागीदारी है उनकी आवश्यकता के अनुसार ही उत्कृष्ट शिक्षकों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाती है।
फिर समुदाय द्वारा चयनित शिक्षक समुदाय के बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व को वो निभाते हैं, और शिक्षक का जो वेतन है उन कारकों में से एक होता है जो शिक्षकों को प्रदर्शन और शिक्षक के प्रदर्शन का सीधे शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित करता है। यानी कि शिक्षक को कितना गुण है, कितना अच्छे से उसका ज्ञान प्रदर्शित हो रहा है, कितने अच्छे से अपने उस ज्ञान को वो बच्चों तक ले जा पा रहा है, ये सारी चीज़ें जब देखी जाती हैं, आकलन की जाती हैं, तभी उसका वेतन निर्धारित होता है। इस प्रकार वेतन और सेवाओं की शर्तों को समुदाय द्वारा साझा किया जा सकता है, और शैक्षणिक जो पर्यवेक्षण होते हैं और समर्थन में समुदाय की जो भूमिका होती है, ये सारी चीज़ें इसमें निभाई जाती हैं। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली वह होती है जो अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सफल होती है, जो बच्चों, समुदायों और समाज की ज़रूरतों के लिए प्रासंगिक है, और यह बच्चों की ज्ञान और महत्वपूर्ण सीखने की कौशल को भी हासिल करने की क्षमता को ये बढ़ावा देता है। आगे बात करें कि छात्रों को समुदाय के लोगों के तथ्यों, भावनाओं और अनुभवों को प्रदान करना। परियोजना कार्य के दौरान छात्रों की गहरी समझ को बढ़ाने के लिए शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में सबसे अच्छी मदद कर सकती है, या सबसे अच्छा मददगार साबित हो सकता है। आगे चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि आवास और पुनर्वास के बीच में अंतर स्पष्ट करें। तो आवास और पुनर्वास क्या है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम पुनर्वास की बात करेंगे, फिर आवास की बात करेंगे। तो पुनर्वास में कहा जाता है कि अक्षमता या दुर्बलता वाले किसी व्यक्ति की मदद करना होता है। अगर पुनर्वास दिया जा रहा है तो किन बच्चों को दिया जाएगा, या वो अक्षम हो या वो दुर्बल हो। आवास विकलांगता के साथ पैदा हुए व्यक्ति की मदद के लिए होता है, यानी कि जो बच्चे दिव्यांग होते हैं वो जहाँ पे पैदा होते हैं वो भी उसी आवास में रहते हैं, या फिर उनको ऐसा भी आवास दिया जाता है जहाँ पर वो रहकर अपने आप को सुटेबल कर सके या अनुकूल कर सके। पुनर्वास का मतलब यह होता है कि यह क्षमताओं को बहाल करने को भी दर्शाता है, यानी कि बची हुई जो क्षमता व्यक्ति के अंदर होती है उसको ये बाहर निकालता है। आवास की बात करें तो यह उन विकास क्षमताओं को संदर्भित करता है जो कभी अस्तित्व में नहीं थी या बहुत देर से आई थी। पुनर्वास में यह दीर्घावधि होती है या अल्पावधि में भी ये सारे कार्यक्रम पूरे किए जा सकते हैं। साथ ही आवास में एक ये लंबी अवधि होती है बच्चों को आवास दिलाना। पुनर्वास में विकलांग व्यक्तियों को मौलिक क्षमता, ज्ञान, अनुभव और दृष्टिकोण विकसित करने की पूरी आवश्यकता होती है। साथ ही साथ आवास की बात करें तो संरचित कौशल जो होते हैं या कौशल कार्यक्रम होते हैं, इनके माध्यम से उनको दैनिक जीवन की जो बुनियादी कौशल होते हैं वो सारे विकसित किए जाते हैं, यानी कि इनको DLS सिखाया जाता है। DLS, डेली लिविंग स्किल। ये सारी चीज़ें सिखाने का कार्य कहाँ होता है, ये आवास में होता है। आगे बात करें तो पुनर्वास अपने स्वयं के पर्यावरण की वृद्धि से ये संबंधित होता है, और कौशल जो होता है ये उपचार और प्रशिक्षण से संबंधित होता है। आगे बात करें पुनर्वास की तो यह एक व्यापक अवधारणा है जिसमें आवास की अवधारणा को भी शामिल किया जाता है, और आवास एक विशिष्ट होता है। इसमें भी पुनर्वास कहीं ना कहीं अपना योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि समुदाय आधारित पुनर्वास क्या है। तो समुदाय आधारित पुनर्वास यानी कि CBR एक सामुदायिक विकास रणनीति होता है जिसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को PWDS के जीवन को उनके समुदाय से बेहतर बनाना होता है, यानी कि जिस समुदाय में वो रह रहे होते हैं उस समुदाय से उनको अच्छा समुदाय प्रदान कराना। समुदाय आधारित पुनर्वास यानी कि CBR, इसकी जो शुरुआत है ये WHO के द्वारा 1978 में आत्महत्या घोषणा के बाद विकलांग लोगों और उनके परिवारों के लिए ये जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने,
उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने और उनके समावेशन और भागीदारी को सुनिश्चित करने में ये प्रयास की गई थी। शुरू में संसाधन विवश सेटिंग्स में पुनर्वास सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने की जो रणनीति थी उसके रूप में ये सामने आया और CBR अब एक बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण हो गया है जो गरीबी और दिव्यांगता के सतत चक्र का एक मुकाबला करते हुए दिव्यांग लोगों के अवसरों और उनके सामाजिक समावेशन के समानीकरण में सुधार करने के लिए काम कर रहा है। CBR को दिव्यांग लोगों और उनके परिवारों और समुदायों और संबंधित जो सरकारी और गैर सरकारी स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यावसायिक, सामाजिक और अन्य सेवाओं जैसे कि WHO के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से लागू किया जाता है। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 की और ये आपका पार्ट C है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में देखा जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि दिव्यांगता का परिवार पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो बौद्धिक अक्षमता वाले परिवार के किसी सदस्य के होने का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ सकता है। माता पिता, भाई बहन और जो विस्तृत परिवार होता है यानी कि चाचा चाची, दादा दादी और भी अन्य परिवार, यह परिवार के लिए एक अनूठा साझा अनुभव करता है और परिवार के कामकाज के सभी पहलुओं को ये प्रभावित करता है। यानी कि यदि बौद्धिक दिव्यांग बच्चा है तो जिस घर में, तो उस घर के सभी सदस्य यहाँ पर लगभग परेशान रहते हैं और उनके सभी कार्य प्रभावित होते हैं। सकारात्मक पक्ष पर यह क्षितिज का विस्तार कर सकता है, परिवार के सदस्यों को उनकी आंतरिक शक्ति के बारे में जागरूकता बढ़ा सकता है या फिर पारिवारिक जो सामंजस्य को ये बढ़ा सकता है और समुदाय में जुड़ाव को भी ये प्रोत्साहित करता है। दूसरी ओर दिव्यांग बच्चे या वयस्क की देखभाल के साथ जुड़े समय और वित्तीय लागत, शारीरिक और भावनात्मक मांगों और रसद संबंधी जटिलताओं के दूरगामी प्रभाव इसमें हो सकते हैं। प्रभाव संभावित रूप से स्थिति और गंभीरता के प्रकार के साथ साथ परिवार के भौतिक, भावनात्मक और वित्तीय संसाधनों या फिर साधनों और उपलब्ध साधनों पर ये निर्भर करता है। आगे बात करेंगे परिवार सशक्तिकरण के घटक और रणनीतियाँ। तो परिवार को सशक्त बनाने में परिवारों की जो सुरक्षा कारक होते हैं उनको शामिल किया जाता है या फिर सकारात्मक जो गुण होते हैं उनको मजबूत किया जाता है। ये सभी जो होते हैं ये समुदाय आधारित जो रोकथाम होती हैं, ये सारी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इन सेवाओं में कौशल, व्यक्तिगत विशेषता, ज्ञान, रिश्ते और व्यक्तियों और परिवारों को स्कूल, कामकाज और जीवन में जो अनुभव होते हैं ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे समस्यात्मक अगर कोई कारण आ रहा है तो उसका भी सभी परिवार वाले क्या करते हैं, एकजुट होकर सामना करते हैं। तो इससे भी परिवार सशक्त बनता है। साथ ही साथ पालन पोषण और लगाव होना चाहिए परिवार सशक्त बनाने में। बाल विकास का ज्ञान होना चाहिए, माता पिता का लचीलापन होना चाहिए और सामाजिक संपर्क होना चाहिए। इसके साथ साथ माता पिता के लिए सहायता परक विचार या कह लीजिए कि जो उनके बालक होते हैं उनके अंदर सिंपैथी होना चाहिए। आगे बात करेंगे कि परिवारों को सशक्त बनाने के लिए प्रभावी रणनीतियाँ कौन सी हैं। तो प्रभावी रणनीतियों में परिवार के साथ सकारात्मक और सक्रिय बातचीत को बढ़ावा देना चाहिए। अगर ऐसी रणनीति है तो परिवार सशक्त बनेगा। परिवार की पहचान की गई ज़रूरतों के जवाब में मदद की पेशकश करनी चाहिए, इससे भी परिवार सशक्त बनेगा। और सहायता प्रदान करें जो उसके मानक के अनुसार हों। ऐसे सुझाव दें जो परिवार को संसाधन जुटाने में तत्काल सफलता प्रदान करें।
और ज़रूरतों को पूरा करने के और भी तरीके हो सकते हैं, उन तरीक़ों को का भी सुझाव देना चाहिए। प्राकृतिक समर्थन नेटवर्क के उपयोग का भी उसमें बढ़ावा देना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें पूछा गया है आपके कि सामुदायिक जागरूकता के लिए विभिन्न रणनीतियाँ क्या हैं। तो विभिन्न रणनीतियाँ आपकी कौन कौन सी हैं। सामुदायिक जो जागरूकता है इसको कैसे आप सफल बना सकते हैं, इसके बारे में है। तो सामाजिक स्तर के सभी स्तरों के बीच में समानता की खोज यह सुनिश्चित करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है कि सभी के जीवन को जीने का उचित मौका दिया जाए। इस प्रकार दिव्यांग लोगों को समान के रूप में पहचानने का जो मूल्य दूसरों को सिखाने के लिए बहु दिव्यांगता जागरूकता या फिर जो रणनीतियाँ हैं उनका उपयोग महत्वपूर्ण होता है। यानी कि दिव्यांग व्यक्तियों को किस प्रकार समान अवसर मिले, किस प्रकार से वो अपने बची हुई क्षमता का प्रयोग कर सकें, इसकी जागरूकता लानी चाहिए। एक मायने में ये वे लोग होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में आश्चर्यजनक कारनामों के रूप में अपने आप को ये वहाँ पर सिद्ध करते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल सामान्य जो व्यक्ति या बालक होते हैं वही किसी क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकते हैं। नहीं, जो हमारे दिव्यांग व्यक्ति होते हैं वो भी आप लोग जानते हैं कि बढ़ चढ़कर भाग लिए हैं सभी कार्यों में, और कहीं ना कहीं IAS PCS और डॉक्टर और इसके साथ साथ और भी क्षेत्रों में इन्होंने अपना परचम लहराया है। दुनिया भर में दिव्यांग जन की जो स्थिति है इसके बारे में अत्यधिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कई कारण और स्वयं सेवी कार्य भी किए गए हैं। हर साल मशहूर हस्तियां, एथलीटों और परोपकारी संगठन या फिर कह लीजिए कि नागरिक समूहों और कई अन्य लोगों के विभिन्न दिव्यांगों की सुर्खियों को आगे लाने में ये बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करते हैं। एक उदाहरण के रूप में पी कप्पा पाई बिरादरी द्वारा अग्रणी साइकिल चालन कार्यक्रम है जो दिव्यांगों की दुर्दशा पर मीडिया का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। वे डिजाइन पहल और वेबसाइट मार्केटिंग रणनीतियों के खिंचाव से परे योग्य, महान और प्रभाव अपना उस पे डालते हैं और उसका कारण भी बताते हैं। तो जो ये इस प्रकार का कार्य कर रहे हों वो दिव्यांगों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, उनके विकास को ये अग्रसर कर रहे हैं। तो हमारा जो ये पेपर था फैमिली एंड कम्युनिटी का, ये हमारा यहीं पे समाप्त होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था ये, और इसको भली भांति सॉल्व किया गया है। आप लोग पेपर देने से पहले इस वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देख लें ताकि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए। अगर आपके और भी संगी साथी हैं जो कहीं और भी पढ़ रहे हैं और उनको नोट्स के रूप में कोई भी चीज़ें उपलब्ध नहीं है तो उन्हें ये वीडियो का ज़रूर सजेशन दें कि ताकि वो वीडियो ज़रूर देखें। और यदि ये वीडियो देखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं तो उनको इसका लाभ अवश्य मिलेगा उनके पेपर में। तो आप लोग तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इस गर्मी में अच्छे से पढ़ाई करते रहें। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है और आप लोग पढ़ाई बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे ताकि पेपर अच्छा रहे। और आप लोग वीडियो को अपने जो भी भाई बहन हैं जो पढ़ रहे हैं, DED कर रहे हैं, या फिर आपके जो और साथी हैं उनको भी आप लोग शेयर करें ताकि उन्हें भी पूरी मदद मिल सके। तो जहाँ कहीं भी आप लोगों को समझ में ना आया होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और उसको सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।